हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निक से रिलेटेड रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे हम लोग सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन नाम से पता चल रहा है सोमेटिक सेल्स का हाइब्रिडाइजेशन। और प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? अगर किसी सेल की सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो रिमेनिंग पार्ट को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। ओके, सो अगर किसी एक सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, किसी एक प्लांट के अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है और उनके अंदर किसी अनदर प्लांट के अंदर वही प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं है, तो उनका साइटोप्लाज्म को मिक्स करके, उसके प्रोटोप्लास्ट को मिक्स करके उस वाली एक हाइब्रिड सेल बनाई जाती है, जिसकी वजह से उस अनदर सेल के अंदर, अनदर प्लांट्स के अंदर भी वो वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। लाइक किसी एक प्लांट के अंदर, व्हीट प्लांट के अंदर, और ये किस सेल के अंदर किया जाता है? जिन सेल के अंदर, जिन प्लांट्स के अंदर जेनेटिक बैरियर प्रेजेंट हो। लाइक व्हीट स्पीशीज है, एक राइस स्पीशीज है। ओके, तो अलग अलग स्पीशीज जिनके अंदर जेनेटिक बैरियर है, तो उनका साइटोप्लाज्म को फ्यूज करके, उनका प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके एक अनदर हाइब्रिड सेल बनाई जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होगा? उसकी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, अगर कोई डिजीज है या फिर उसमें कुछ फंगल रेजिस्टेंस या फिर कुछ भी रेजिस्टेंस अगर प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर एक सेल के अंदर, तो वो दूसरी सेल के अंदर भी आ जाए। इस तरह से, इस वजह से करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर। ओके, सो फॉर दोज प्लांट विच हैव जेनेटिक बैरियर, ओके, लाइक फंगस रेजिस्टेंस प्लांट है व्हीट का, और राइस के अंदर फंगस सेंसिटिव प्लांट है, तो उन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाएंगे। ओके, और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? रिमूव सेल वॉल। अगर सेल वॉल को रिमूव कर देंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट। तो सेल वॉल को रिमूव करने का जो प्रोसीजर होता है वो टू टाइप से हो सकता है। एक होता है मैकेनिकल मेथड, ओके, तो उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख के उसको सेल वॉल को रिमूव कर सकते हैं, या फिर एंजाइमेटिक मेथड। तो इसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं? एंजाइमेटिक मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पेक्टिनेज, ये कब यूज किए जाते हैं? प्रोटोप्लास्ट कल्चर के अंदर, क्योंकि उसकी सेल वॉल को रिमूव करने के लिए, सेल वॉल किससे बनी होती है? हेमीसेल्यूलोज से बनी होती है प्लांट्स की, और पेक्टिन से बनी होती है। तो उनको रिमूव करने के लिए कौन से एंजाइम्स यूज होंगे? सेल्यूलोज, पेक्टिनेज, और कुछ अमाउंट में उसमें हेमीसेल्यूलोज भी प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये तीनों ही एंजाइम यूज करेंगे फॉर एंजाइमेटिक मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट प्रोडक्शन। ओके, देन प्रोटोप्लास्ट वायबिलिटी को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? इसके लिए एक राइज होता है जिसको बोलते हैं इवेंस ब्लू डाई। ओके, तो ये क्या करता है? ब्लू डेड सेल के अंदर ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा, और जो लिविंग सेल्स है, लिविंग प्रोटोप्लास्ट है, उसके अंदर क्या होगा? एबीसी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट रहता है, तो वो इसको क्या करेगा? इफ्लक्स कर देगा इस डाइज को। ओके, तो इस वजह से जो लिविंग सेल होगी उनके अंदर कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो डेड सेल होगी उनके अंदर क्या होगा? ब्लू कलर दिखाई देगा। ओके, तो क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं? आप स्टार मार्क कर सकते हो। एक एंजाइमेटिक मेथड से आ सकते हैं, एक वायबिलिटी को आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे प्रोटोप्लास्ट की, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन। फ्यूजन किस तरह से करेंगे? एक मैकेनिकल मेथड हो सकता है, माइक्रो पाइपेट से डायरेक्ट उसको मैकेनिकली फ्यूज करवा सकते हैं, या फिर फ्यूजोजेनिक एजेंट का यूज करके, जिसको बोलते हैं केमिकल फ्यूजन। ओके, तो ये जो फ्यूजोजेनिक एजेंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार इनसे क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा फ्यूजोजेनिक एजेंट है जिसमें टू सेल का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो सकता है। ओके, टू सेल्स फ्यूज हो सकती है एक्चुअली। इसमें जो यूज करते हैं, फर्स्ट है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। देन सेकंड क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड और डेक्स्ट्रान। ओके, सो इसके अंदर अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल दे रखा है, तो सबसे फर्स्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? पीजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इसके अलावा अगर पीजी नहीं दे रखा है तो फिर होगा कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट। ओके, एंड डेक्स्ट्रान या फिर पीएच को इंक्रीज करके, टेम्परेचर को इंक्रीज करके भी फ्यूजन करवाया जा सकता है किसी भी सेल का। देन अगर सेल का फ्यूजन हो गया तो आफ्टर एजिटेशन, अगर उनको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें क्या क्या
थ्री तरह की प्रॉपर्टीज दिखाई दे सकती है, थ्री तरह की सेल्स हमें दिखाई दे सकती है। तो ये कौन कौन सी होगी? एक होती है साइब्रिड, एक होती है सिनकैरियन और एक होती है हेटेरोकैरियन। साइब्रिड मीन्स जिसका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है, उसका न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ, सिर्फ एक सेल का न्यूक्लियस आएगा और अनदर सेल का ओनली साइटोप्लाज्म आएगा, इसको क्या बोलेंगे? साइब्रिड। एंड अनदर इज सिनकैरियन। सिनकैरियन में क्या होगा? इसके अंदर साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो रहा है, उसके साथ साथ इसका जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो गया? फ्यूज हो गया, तो इसको बोलेंगे सिनकैरियन। देन हेटेरोकैरियन, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है, न्यूक्लियस भी सेल के अंदर तो आ चुका है लेकिन उसका न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ, ओके, तो इसको बोलेंगे हेटेरोकैरियन। तो हमारे सबसे ज्यादा काम की होती है साइब्रिड, ओके, जिसके अंदर ओनली साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है। अब इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे? या तो विजुअल स्क्रीनिंग कर सकते हैं माइक्रोस्कोप से, या फिर उसकी फ्लो साइटोमेट्री करेंगे डीएनए के कंटेंट के बेस पे कि जिसमें ज्यादा फ्लूरोसेंस आ रहा है तो ज्यादा डीएनए कंटेंट है, ओके। इसके अलावा बायोकेमिकल ऐसे कर सकते हैं और मिनिमल मीडिया पे कल्चर करेंगे, ओके। और इसकी एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में तो हमने देख लिया, फंगल रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए या फिर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर साइटोप्लाज्मिक डिजीज। लाइक हम लोग देखते हैं मिराबिलिस जेलापा के अंदर जो वेरीगेटेड लीफ पैटर्न होता है, 5 ओक्लोक प्लांट जो होता है मिराबिलिस जेलापा, उसके अंदर कुछ लीफ के अंदर वेरीगेटेड अलग अलग टाइप से कुछ पैटर्न्स दिखाई देता है, तो वो होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की वजह से। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो ये इसका ब्रीफ आइडिया था सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं जेनेटिक इंजीनियर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया और फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ओके। सो जेनेटिक इंजीनियर के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म से डीएनए, आरएनए या फिर उसके जेनेटिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, सेपरेट करेंगे, देन उसको एम्पलीफाई करेंगे और उसको किसी अनदर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे किसी अनदर ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल के, ओके। सो डीएनए का आइसोलेशन किस तरह से होता है, उसका प्योरिफिकेशन किस तरह से होता है, वो सारा प्रोसेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे, देन आइसोलेशन के लिए क्या करेंगे, कुछ डिटर्जेंट का यूज करेंगे, लाइसिस बफर का यूज करेंगे। लाइसिस करेंगे सबसे पहले सेल का, ओके। तो सेल का लाइसिस करने के लिए कुछ डिटर्जेंट का यूज करते हैं जिसके अंदर है C-Tape, Triton X100 एंड SDS, ओके। ये तीनों ही डिटर्जेंट यूज किए जाते हैं मेनली फॉर सेल लाइसिस। देन उसको इंक्यूबेट करेंगे 1 आवर्स के लिए। तो सेल ये सारे डिटर्जेंट है, ये क्या करेंगे, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सोल्यूबलाइज कर देंगे। देन उसके बाद उसमें EDTA डालेंगे जो चिलेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो इस तरह से अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर देखेंगे तो इस तरह से प्रेसिपिटेट बनेगा जिसमें नीचे क्या होगा, पेलेट होगा। पेलेट में अपनी सेल डिब्रीज आ जाएगी, सेल के टुकड़े जो भी होंगे, और सॉरी इससे पहले क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से क्या आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। एक होगा सुपरनेटेड और एक होगा पेलेट, ओके। तो पेलेट में सेल डिब्रीज होगा और सुपरनेटेड में क्या होंगे, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जो भी मटेरियल है वो सब किस में आ जाएंगे, सुपरनेटेड में। जो रिमेनिंग ऊपर जो पार्ट बचता है उसको क्या बोलते हैं, सुपरनेटेड, और नीचे जो जम जाता है उसको बोलते हैं पेलेट, ओके। फिर पेलेट को तो रिमूव कर देंगे और सुपरनेटेड को क्या करेंगे, वापस से सेंट्रीफ्यूज करेंगे कुछ एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट के साथ। एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट, अगर हमें डीएनए को आइसोलेट करना है तो फिर क्या करेंगे, राइबोन्यूक्लियस और प्रोटीनेस एंजाइम्स यहाँ पे डाल देंगे जिसकी वजह से आरएनए और प्रोटीन क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, ओके। सो अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ डीएनए का आइसोलेशन करना है। इसमें क्या करेंगे, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो आरएनए और प्रोटीन सुपरनेटेड में बच जाएंगे और डीएनए और कुछ प्रोटीन्स क्या हो जाएगी, पेलेट के फॉर्म में नीचे जम जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, फिनोल और क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन करेंगे। और फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन के लिए 24:1 का रेशियो लेते हैं फिनोल और क्लोरोफॉर्म का, और 1 ml इसकी क्वांटिटी लेते हैं, ओके। और उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 फेज दिखाई देगी जिसके अंदर एक होगी एक्वेस फेज और इसके अंदर होगा क्लोरोफॉर्म वाली और एक होगी फिनोल वाले, 3 प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ओके। सो एक्वेस फेज के अंदर होगा डीएनए और कुछ पार्ट आरएनए का, और क्लोरोफॉर्म में होगा प्रोटीन और फिनोल में भी होगा प्रोटीन्स, ओके। तो इस वाले पार्ट को, एक्वेस फेज को हम लोग पाइपेट आउट कर लेंगे, ओके, पाइपेट से। देन उसके बाद क्या करेंगे, एल्कोहलिक प्रेसिपिटेशन करेंगे। एल्कोहल प्रेसिपिटेशन करने के लिए इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल का यूज करते हैं।
सो उसकी वजह से क्या होगा, डीएनए के कुछ व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लग जाएंगे। ओके, उसके बाद यूज कर उसमें डालेंगे ट्रिस टीएई, ओके, ट्रिस एसिटिक एसिड, और ईडीटीए डालेंगे फॉर चिलेटिंग एजेंट। ईडीटीए क्या है, डाइवेलेंट केटाइन के लिए एज ए चिलेटिंग एजेंट वर्क करता है। देन उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे। क्वालिटी चेक करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, और उसके बाद उसमें कुछ इंटरकैलेटिंग एजेंट डालेंगे, इथिलियम ब्रोमाइड, जो फ्लोरेसेंट टैग्ड होगा। ओके, सो फ्लोरेसेंट डाई के साथ में इथिलियम ब्रोमाइड डालेंगे और उसकी एब्जॉर्प्शन को नोट करेंगे। ओके, सो उसकी एब्जॉर्प्शन को नोट करने के को बोलते हैं प्योरिटी चेकिंग। ओके, तो डीएनए जो होता है वो 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे अगर उसका 100 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर उसका अमाउंट है, तो वो कितनी एब्जॉर्बेंस शो करता है, 1.8 एब्जॉर्बेंस शो करता है। और ये हमें कैसे पता चलेगी, जो नॉन पार्ट है, पहले से नॉन अगर डीएनए है, उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, उसका जो स्टैंडर्ड ग्राफ होगा उसके साथ क्या करेंगे, हमारा अननोन जो सैंपल है उसको कंपैरिजन करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि उसकी एब्जॉर्बेंस कितनी आ रही है। ओके, अगर इसकी एब्जॉर्बेंस ग्रेटर देन 1.8 आती है, तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई आरएनए कंटामिनेशन है, और अगर लेस देन 1.5 आती है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई प्रोटीन कंटामिनेशन है। ओके, तो इस तरह से प्योरिटी को चेक करेंगे, और एब्जॉर्बेंस अगर 1.8 आ रही है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, डीएनए प्योर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। देन डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाएगा। तो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन 2 टाइप से कर सकते हैं, इन विवो एंड इन विट्रो। इन विवो मींस किसी सेल के अंदर, वेक्टर के अंदर डीएनए को ट्रैक करके उसके साथ कंबाइन करके फिर क्या करेंगे, उसकी कॉपीज बनाएंगे सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर, या फिर इन विट्रो जिसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों टेक्निक के कुछ ना कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेजेस है। लाइक वेक्टर के अंदर अगर इन विवो करेंगे तो उसमें 10 kb से 1 MB तक का डीएनए एम्पलीफाई हो सकता है, लेकिन ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली टेक्निक है। ओके, लेकिन इन विट्रो जिसके अंदर पीसीआर के अंदर कुछ टाइम के अंदर ही काफी सारी कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये ओनली लेस देन 5 kb डीएनए को ही एम्पलीफाई कर पाता है। ओके, तो ये सारा था कुछ ब्रीफ आइडिया जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें भी एक तो ये डीएनए की एब्जॉर्बेंस, इससे रिलेटेड काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और सीएसआईआर नेट और डीबीटी के अंदर इस वाली एब्जॉर्बेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। ओके, उसके बाद वेक्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, वेक्टर का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो ये ब्रीफ आइडिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज high frequency heterokaryon formation is observed during protoplast fusion by the addition of, तो अभी हमने देखा था, तो किसके एडिशन से होगा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजोजेनिक एजेंट क्या था, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट, पीईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following enzymes are required for making plant protoplast, तो प्लांट प्रोटोप्लास्ट को मेक करने के लिए हमें पता है सेल्यूलेज और पेक्टिनेज एंजाइम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, प्रोटीनेज नहीं होगा, अमाइलेज नहीं होगा। ओके, सो सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच करना है यहाँ पे। सो अभी हम लोग देखेंगे तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज फोस्फेट को रिमूव करता। अब इनकी ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेशन देखनी है। ओके, सो अगर हम लोग देखें F0 कंपोनेंट ऑफ एटीपी सिंथेस, इसके बारे में सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन स्पेस में F0 कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, तो इनर मेम्ब्रेन आ जाएगा। 2 मस्ट बी R, तो 2 का R 2 के अंदर आ रहा है। उसके बाद अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसके बारे में भी सबको पता होगा, क्योंकि पायरुवेट फॉर्म होने के बाद जब अल्कोहल के अंदर वो कन्वर्ट होगा, पायरुवेट की काफी सारी फेट होती है, एक लैक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर वो अल्कोहल और लैक्टोज में कन्वर्ट होगा तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। ओके, सो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में अल्कोहल में कन्वर्ट होता है पायरुवेट, और वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। तो थर्ड मस्ट बी क्यू, तो थर्ड का क्यू है, इसमें भी क्यू आ रहा है। ओके, उसके बाद क्या है, पेक्टिनेज। पेक्टिनेज के बारे में अभी हमने देखा था, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलरली सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। ओके,
तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होगा पेक्टिनेज, 4 का पी अगर ये नहीं पता हो तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। उसके अलावा एल्केलाइन फॉस्फेटेज प्रेजेंट होता है पेरिप्लाज्म के अंदर। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following agents stimulate direct DNA uptake by protoplast? तो ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है। ओके, फ्यूजोजेनिक एजेंट जो डीएनए को डायरेक्ट अपटेक कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देख सकते हो, कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक ही कॉन्सेप्ट से। ओके, उसके बाद है ट्रांसजेनिक प्लांट एक्सप्रेसिंग बार्नेज और बार स्टार जीन्स आर यूज्ड फॉर। तो बार्नेज और बार स्टार से रिलेटेड कल भी हमने क्वेश्चन देखा था। बार्नेज क्या है, मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करता है, और बार्नेज का जो इनिबिटर होता है वो होता है बार स्टार। ओके, तो बार स्टार क्या करता है, बार्नेज को इनिबिट करेगा, और इसका यूज किया जाता है इंसेक्ट रेजिस्टेंस हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following steps is not true for production of artificial seeds by designated system? ओके, तो आर्टिफिशियल सीड्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, हम लोग केलस कल्चर जब करते हैं, केलस का कल्चर करते हैं तो ऑक्सिन और साइटोकाइन का जो रेशियो होता है साइटोकाइनिन का, वो क्या होता है, इक्वल रेशियो होता है, जिसकी वजह से काफी सारा एक मास बनता है सेल का, जिसको बोलते हैं हम लोग केलस। ओके, तो केलस जब फॉर्म होगा तो उसके अंदर कुछ जब प्लांट्स की काफी सारी स्टेज आएगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, लाइक उसमें टॉर्पिडो स्टेज, हार्ट स्टेज, इस तरह से स्टेज आती है। तो उस टॉर्पिडो स्टेज के बाद में अगर उस पर्टिकुलर मास को सेल के मास को क्या करेंगे हम लोग, किसी कैल्शियम एल्जिनेट या फिर सोडियम एल्जिनेट के किसी मीडियम में रखेंगे, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर एक एनकैप्सुलेटेड कवरिंग फॉर्म हो जाएगी, और उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सीड। तो सबसे पहले उसको कैल्शियम एल्जिनेट के अंदर रखा जाएगा या फिर सोडियम एल्जिनेट के अंदर रखेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, फार्म के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो इसके अंदर ऑप्शंस में देखते हैं, नोट ट्रू पूछा है इसमें, सोमेटिक एम्ब्रियोज आर फर्स्ट हार्डेंड टू विथस्टैंड डेजिकेशन। ओके, तो ये चीज होती है, सोमेटिक एम्ब्रियो को क्या किया जाता है, हार्ड किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद हार्डेंड सोमेटिक एम्ब्रियोज आर एनकैप्सुलेटेड इन ए सूटेबल कोटिंग मटेरियल। तो सूटेबल कोटिंग मटेरियल सोडियम एल्जिनेट होगा। ओके, तो ये भी सही है। सोमेटिक एम्ब्रियोज में बी हार्डेंड बाय आइदर कोटिंग ट्रीटिंग मेच्योर सोमेटिक एम्ब्रियोज विद ए सूटेबल पॉलीमर फॉलोड बाय ड्राइंग ड्यूरिंग देयर मैचुरेशन फेज, फिर उसको ड्राई किया जाएगा। ओके, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट चीज है। उसके बाद है सोमेटिक एम्ब्रियो कैन बी प्लांटेड डायरेक्टली इन द फील्ड। सोमेटिक एम्ब्रियो को डायरेक्टली फील्ड के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, उसकी हार्डनिंग एक होती है सबसे पहले, जिसको बोलते हैं उसके अंदर कुछ कवरिंग फॉर्म करेंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इसमें रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे। ओके, टिश्यू कल्चर से रिलेटेड अब रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कल, और वेक्टर्स वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।